Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, chapter number 11, that is nature's treasure. Let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be introduction, treasure of nature like air, water, sun, forest, rocks, minerals and soil, natural resources, conservation of natural resources. The warm-up will be Earth's environment includes all living and non-living things. Is the environment for all living things named below similar or different? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ दिए हैं क्या ये एक ही एनवायरमेंट में रह सकते हैं या इनको अलग अलग हैबिटेट और एनवायरमेंट की जरूरत होती है, लाइक ज़ेब्रा, मैंगो ट्री, शार्क, मंकी. तो इनके बारे में आप लिखेंगे इसमें. इंट्रोडक्शन. नेचर ट्रेजर. बच्चों, एज द नेम इंडिकेट, ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना. नेचर ने हमें अपने खजाने में से बहुत कुछ दिया है, जैसे कि एयर फॉर ब्रीदिंग, सनलाइट, सनलाइट जो हमें वार्म रखती है, हमें डे दिखाती है, जिसकी वजह से चीजें हमें विजिबल होती हैं. वाटर दिया है, जिसको अगर हम नहीं पिएंगे, नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी. सो इट हैज गिवन अस सो मेनी थिंग्स विच आर ट्रेजर फॉर अस. Nature's treasure refer to the elements and resources provided by nature that are essential for the survival of all living beings and enhance the quality of life. These treasure includes air, water, sunlight, soil, plants, animals and minerals. Each of these resources play a crucial role in maintaining ecological balance and supporting life on earth. For example, we have fresh air to breathe, we have water to drink, we have sunlight जो हमें warm रखती है, उसके बाद plants हैं जो खाना बनाते हैं and we consume that food. Animals हैं हमारी life में बहुत सारे हैं, trees हैं, trees हमें fruits देते हैं, vegetables provide करते हैं, wood देते हैं, shelter होता है, they are the abode for various type of animals also. These treasures are very important for all living things on the earth. Life would not be possible without them. We should take care of the nature so we can continue to enjoy all these amazing gifts. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में. बच्चों, एयर क्या होती है? एयर जो है वो अर्थ को सराउंड करके रखती है and this envelope of air is called as atmosphere. It extends from the surface of the earth to hundreds of kilometers above it. तो ये नहीं है कि एयर सिर्फ अर्थ पे ही प्रेजेंट है, अर्थ से भी काफी ऊपर तक हमारी एयर जो है, एनवेलप ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर एट इट्स प्लेस. और एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं चिल्ड्रन. कौन कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो अगर हम बात करें यूजेस ऑफ एयर की, एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू लिव. भाई, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन. यही ऑक्सीजन है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके फूड का ऑक्सीडेशन करती है और एनर्जी को रिलीज करती है, ताकि आप जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको कर सके. सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव. लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. बिल्कुल सही बात है, हमें एयर चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. उसके बाद बर्ड्स अगर फ्लाई कर रही हैं आसमान में तो वो भी एयर की सहायता से ही फ्लाई करती हैं. अगर हमें कोई चीज बर्न करनी है तो कंबस्टन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. We fill air in balloons, tires and footballs. Air is used by things like kites, helicopters, boats and windmills to move. अगर कंपोजिशन की बात की जाए एयर के, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? दैट इज नाइट्रोजन विच मेक्स 78%. उसके बाद होती है ऑक्सीजन विच इज ओनली 21%. और रिमेनिंग 1% जो है वो अदर गैसेस के मिलके बने हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन. नाउ यू सी दैट हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे अबंडेंट गैस है वो है नाइट्रोजन. इट इज रिलेटिवली इनर्ट एंड डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ऑक्सीजन वही 21% प्रेजेंट है एंड इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. ये बर्निंग में हेल्प करती है. हमारी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अदर गैसेस जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड ट्रेस गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. नाउ एक्टिविटी.
to demonstrate that air occupies space and prevents water from entering the glass. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें बच्चों ये देखना है कि जो एयर है वो ग्लास में वाटर को एंटर कैसे नहीं होने देगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास, एक टिश्यू पेपर चाहिए, वाटर चाहिए एंड अ कंटेनर फॉर वाटर. Air occupies space and prevents water from entering the glass when the glass is submerged straight, keeping the tissue dry. तो हम क्या करेंगे, हम एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसको अच्छे से क्रम्बल करके ग्लास के एंड में स्टिक कर देंगे. Now push the glass upside down into the water without tilting it. बिल्कुल सीधा ग्लास को आप पानी के टम्बलर में पुश करने की कोशिश करेंगे. तो आप क्या देखोगे, स्लोली मेक श्योर दैट द ग्लास रिमेन स्ट्रेट व्हेन सबमर्ज्ड. आप उसको सबमर्ज भी कर लेते हो और उसके बाद जब आप उसको बाहर निकालते हो तब भी आपका टिश्यू पेपर जो है वो ड्राई निकलता है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर ने ग्लास की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था, उसने वाटर को टिश्यू पेपर तक पहुंचने ही नहीं दिया. लेकिन वहीं अगर मैंने जरा सा भी ग्लास टिल्ट कर लिया तो क्या होगा, एयर उसमें से एस्केप कर जाएगी. एयर एस्केप कर जाएगी तो वाटर विल बी एबल टू एंटर द ग्लास एंड इट विल बी एबल टू वेट द टिश्यू. When the glass is pushed straight into water, tissue remains dry because air prevents the water from entering the glass. If glass is tilted, air escapes, allowing water to fill the space and wet the tissue. Now look at, track your progress children. Match the following. First is oxygen. तो oxygen किस लिए जरूरी है, oxygen respiration के लिए जरूरी है. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स प्रेजेंट हैं. ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं. एंड नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट. वाटर इज अनदर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें भगवान जी ने गिफ्ट दी है. वाटर जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है अर्थ को कवर करता है, दैट इज 71%. 71% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद वाटर. लेकिन ये सारा का सारा पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है. इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है बच्चों वो सी में प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है, विच इज सॉल्टी. सिर्फ 1% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस. Our Earth is called blue planet. Blue planet क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का 71% जो एरिया है वो कवर्ड है वाटर से. सोर्सेस ऑफ वाटर क्या हो सकते हैं बच्चों, सोर्सेस ऑफ वाटर हमारे ओशंस में है, सीज में पानी प्रेजेंट है, उसके बाद रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी पानी प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स हैं जहाँ से बर्फ पिघलती है, रिवर्स को फीड आउट करती है और इस तरीके से पानी हम तक पहुँचता है. हैव अ लुक ऑन Wikipedia. World Water Day is observed on 22nd March every year. Only 1% of water on earth is available for life on land. Rain is the primary source of fresh water on land. तो water on land बच्चों कहाँ पे present है, रेन वाटर की वजह से ही हमारी रिवर्स जो हैं ये फीड आउट होती हैं, सरफेस पे वाटर आता है, इवन ग्राउंड लेवल में जो वाटर प्रेजेंट है वो भी रिफिल बिकॉज ऑफ द रेन वाटर ही हो पाता है. तो रेन वाटर फॉलिंग ऑन लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज सरफेस वाटर. बहुत सारा पानी ऐसा होता है बच्चों जो सॉइल में पर्क्यूलेट कर जाता है और बाकी सारा पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है पूल्स में, पॉन्ड्स में, पडल्स में एंड लेक्स में और यही बनाता है हमारा सरफेस वाटर. रन अवे वाटर. It is the rainwater which flows away into drains and rivers and finally reach into the sea. Soil water. बच्चों जब बारिश होती है तो मैक्सिमम पानी जो है ये सॉइल में चला जाता है. तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं ताकि प्लांट्स जो है ये वाटर को इजीली अब्सॉर्ब कर सके फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सॉइल वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन सॉइल. तो भाई जो प्लांट्स है वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो उस पानी को यूज कर रहे हैं. Excess soil water further goes deep into the soil to get collected as groundwater. तो जो surface water सीप करके जाता है अंदर तक, सॉइल से भी नीचे पहुंचता है, that forms the groundwater. The collected water on the underground impervious rocks is called as aquifer. तो एक्यूफर क्या होते हैं बच्चों, एक्यूफर्स आर द अंडरग्राउंड लेक्स जिसमें क्लियर पानी प्रेजेंट होता है, साफ पानी जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूफर्स. डोमेस्टिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं. हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और इससे हम ग्राउंड वाटर को या वाटर टेबल को भी हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं.
तो इससे बेहतर है कि पानी बह जाए, खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स सी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफटॉप ऑफ आवर हाउसेस. Generally, the rooftops made from mortar are so made that all the rainwater falling on them flows towards a single drain. In such case, storage tank can be placed under the drain, and stored water can further be used for cleaning purpose, and watering plants in pots or deep pits can be made under the drain so that water percolates into the soil. तो हम pits बना सकते हैं ताकि ये water जो है soil में move कर जाए और ground water level को increase कर सके. If the roof of the house is a sloping tin roof, collecting drain is fixed along a sloping end of the tin sheet to collect water at one place, which is then drained through pipe into the storage tank. हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोरेज टैंक में इसको ले सकते हैं। फिर इस वाटर को हम या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर पाइप की सहायता से हम इसको और अंडरग्राउंड में भेजकर वाटर टेबल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सिंगल ड्रेन है, यहाँ से पाइप के थ्रू पानी आया स्टोरेज टैंक में और इस पानी को हम अपने फील्ड को या कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। Rainwater harvesting is therefore a practical and a simple solution to the problem of shortage of water for daily use, and it can replenish depleting groundwater. Now sun. Children, you all know that sun is the ultimate source of energy. Sun, जितनी भी energy हमारे earth को receive होती है वो सब sun से ही receive होती है। Plants भी sunlight को ही trap करते हैं to manufacture food by the process of photosynthesis. और यही फूड है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं टू गेट एनर्जी। सन की लाइट है तभी हमारी अर्थ के ऊपर इतना ऐसा टेम्परेचर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। What are some ways we can use this sun's energy directly? The importance of sunlight are main source of energy. Sunlight helps plants make their food. The sun gives us warmth and light to all the living things on the earth. It is main source of energy for everyone. सोलर पैनल्स, आजकल सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं बच्चों जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इनसे हेल्प करते हैं इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सनलाइट को यूज करके खाना भी बना सकते हो बाय यूजिंग सोलर कुकर्स, या फिर इसको हम यूज कर सकते हैं टू हीट द वाटर इन द सोलर हीटर्स। हम पानी तक को इससे हम गर्म कर सकते हैं। Sun is crucial for life on earth. It is prime source of energy to produce food. Animals eat plants and grow. We get food from both plants and animals. This cycle of life on earth depends on sun. Therefore, all rely on sun as the main source of energy. Then we have forest. Children, forests are a natural resource जो कि अपने आप से डेवलप हो जाती हैं। अगर हमने कोई एक लैंड को थोड़ी टाइम के लिए एज इट इज छोड़ दिया तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर प्लांट की ग्रोथ अपने आप हो जाती है एंड धीरे धीरे वो काफी सारे डेंस हो जाते हैं और फिर वहां पर आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, आप मंकीज वगैरह ये सब भी देख सकते हो। तो क्या है, फॉरेस्ट आर द अबोर्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स। जितनी बड़ी बड़ी फॉरेस्ट है, चाहे अमेज़न के जंगल हैं या कोई भी है, वहां पर आपको डिफरेंट वेराइटी के एनिमल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स मिल जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। छोटे से लेके बड़े वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हम वहां पर देख सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आर द होम फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। फॉरेस्ट हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, तो ये वाटर साइकिल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमें यहाँ से वुड मिलती है, टिम्बर मिलता है, रबर मिलता है, रेजिन मिलता है। तो ये तो एक खजाने की तरह है। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं। A forest can be defined as a large area of land where a variety of plants, animals and microorganisms have their natural homes. It provides shelter to large number of worms, birds, insects, animals, microbes and plants. Approximately 30% of world's total area is covered by forest. Forest occupy 21% of total geographical area in India. कंजर्वेशन मेजर्स, तो आप ये देख चुके हो बच्चों के फॉरेस्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट को बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमें बहुत
क्रूशियल स्टेप्स लेने चाहिए टू कंजर्व द फॉरेस्ट, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कवर रिमूव होगा तो क्या होगा, एनिमल्स को उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल शेल्टर है, वो उनका रिमूव हो जाएगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ऐसी बहुत सारे ट्रीज हैं जिनको हम बाद में ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट को कंजर्व करने का बेस्ट मेथड है एफॉरेस्टेशन, मतलब कि जितने ट्रीज आपने काटे हैं उससे ज़्यादा ट्रीज आप वहाँ पर उगाएं। तो इसी से क्या होगा, फॉरेस्ट जो है वो रिप्लेनिश होती रहेंगी और हमें आगे भी इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। Afforestation program should be undertaken on large scale. When trees are cut to fulfill the requirements of people, more trees should be planted to avoid depletion of this natural resource. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रेजिंग फील्ड्स, जो भी एनिमल्स ग्रेज करते हैं उनके ग्रेजिंग फील्ड्स अलग बनाएं, या फिर हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स को रोक सके। Government should make stringent laws to protect forest so that these are not further converted into barren lands. People living in rural and forest areas should be encouraged to cut branches. लोगों को हमें encourage करना चाहिए कि वो branches को cut कर ले, twigs को cut कर ले for their personal use, या ना कि पूरे के पूरे ही पेड़ को वो काट डाले। Horticulture should be encouraged as alternative source of income. Agroforestry is a natural farm management system that, along with agriculture and integration of trees on farm, has many environmental benefits. मतलब हम फार्म पे एग्रीकल्चर तो हम करें ही करें, मतलब वहाँ पे आप क्रॉप्स तो उगाएं, वहाँ पर आप बड़े बड़े पेड़ भी लगाएं ताकि जो फॉरेस्ट हैं वो मेंटेन्ड रह सके। Social forestry involves the use of unused and fallow lands and planting trees and around एग्रीकल्चरल फील्ड्स। आसपास के एरिया में काफ़ी सारे अमाउंट में ट्रीज को हमें उगाना चाहिए, जैसे कि रेलवे लाइंस हो गए, रोड साइड्स हो गए, रिवर्स की साइड हो गई, कनाल बैंक्स हो गए। यहाँ पर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होगा, एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी और दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। Van Mahotsav is a week-long forest festival celebrated in the month of July, raising awareness about forests. Rock mineral soil. तो सॉइल बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉइल ही वो जगह है जो कि प्लांट्स को फिक्स होने में हेल्प करता है। प्लांट्स की जड़ें जो है ये सॉइल को पकड़ के रखती हैं और उसी में ही वो डेवलप होती हैं, और तभी प्लांट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है जब उसको फर्टाइल सॉइल मिलता है। It protects the root of the plant from the exposure of hot rays of the sun. Soil provides shelter to many animals. आप देखो कि अगर आपके घर में गमले ही हैं तो उसमें आप क्या देखते हो कि वहाँ पे earthworms रहते हैं, छोटे छोटे insects वहाँ present होते हैं। तो soil is a home to many organisms. Even microorganisms flourish in soil. ये microorganisms या earthworms ये क्या करते हैं? They help in increasing the fertility of the soil by adding humus. जो भी ड्राई लीव्स होती हैं उनको ये ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्रिएट कर देते हैं जो कि सॉइल को एनरिच करने में हेल्प करता है। Microorganisms break down the remains of plants and animals present in soil and form humus. Humus contain nutrients for the plants to grow. Other organisms such as earthworm dig in the soil and increase the porosity of the soil. These microorganisms help in maintaining the fertility of the soil. Let us find out which type of soil contain more microorganisms. तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है चिल्ड्रन। अ लिस्ट ऑफ मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द होम्स इज गिवन बिलो। राइट द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल, डू दे कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ों के नाम दिए हैं, जैसे प्लाईवुड है, पेपर है, फायरवुड है, रबर, मैच स्टिक। तो आपको यहाँ पर इनके सोर्सेज लिखने हैं कि आपको किससे मिलते हैं। Wikipedia. Even the smallest scoop of soil is not non-living completely. It contains billions of microorganisms such as bacteria. तो अगर हम बच्चों रॉक्स की बात करें तो रॉक्स क्या होते हैं? ये अर्थ के सरफेस को कवर करके रखते हैं। अर्थ के सरफेस पे आपको रॉक्स और सॉइल दोनों ही मिलेंगे। Even soil is formed by the weathering of the rocks. Rocks are found in various shapes and size and forms. They are made up of substance called as minerals. बहुत सारी ऐसी रॉक्स भी होती हैं जिसमें से हमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो हैं वो डिराइव हो जाते हैं। ऐसी रॉक्स जिसमें से हम मिनरल्स को डिराइव करते हैं, ऐसी रॉक्स को हम बोलते हैं ओर्स। They are found on the earth, on the hills and deep underground. तो मेन 3 टाइप की रॉक्स होती हैं बच्चों जो हमें देखने को मिलती हैं, वो होती हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो आपने देखा अर्थ पे रॉक्स और सॉइल दोनों प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स की 3 टाइप की वैरायटी होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस के एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बसॉल्ट एक्सेट्रा। वहीं सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट एक्सेट्रा। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं ग्नीस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, marble, etc. 95% of earth crust is made up of igneous rocks. Now minerals. Children, minerals are the chemical substances which are naturally found on earth in rocks. Mineral form crystalline structures to form rocks. Mineral can be metallic भी हो सकते हैं ये और non-metallic भी हो सकते हैं. Minerals are the basic building blocks of rocks. Rocks are made of different materials and different percentage of each mineral. Activity to compare the biodiversity in different soil samples. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जिपलॉक पाउचेस चाहिए 3, ट्रोवल चाहिए, परमानेंट मार्कर, वाइट डिश और ट्रे, मैग्नीफाइंग ग्लास. Collect soil sample from 3 different places using trowel. A garden bed with abundant leaves, a rockside area with wild plants, sandy area with no visible plant life. Mark the plastic pouches and tray to identify each type. In the lab, spread out the soil sample on the white tray and observe them closely. Check for the presence of insects or worms and note down the finding. Use a magnifying glass for closer observation of any small organisms. Record which soil sample contains the most insects and worms. तो आपको ये काम करना है, आप 3 अलग अलग जगह से सॉइल को कलेक्ट करेंगे और उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे इवन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और फिर आप रिकॉर्ड करेंगे किस सॉइल में आपको ज़्यादा इंसेक्ट्स और वर्म्स मिलते हैं. Determine which type of soil provides a more suitable habitat for insects and worms. Metallic minerals. Children, metallic minerals को हम बोलते हैं ores. तो ये वो ores होते हैं जिसमें हम metals को profitably extract कर सकते हैं, जैसे कि स्फेरालाइट में से हम जिंक को निकाल सकते हैं. हेमेटाइट इज अगेन द ओर ऑफ आयरन. बॉक्साइट से हमें अल्यूमिनियम डिराइव होता है. क्यूप्राइट से कॉपर एंड गलीना से हमें लेड मिलता है. Metals are used for making machines, furnitures, wire, coins and utensils. Gold and silver are used to make jewelry. अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो बच्चों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है कोल एंड पेट्रोलियम का. They are the most important fossil fuels. Now look at the track your progress. State T for true and F for false. On Earth, ocean covers nearly 80% of the Earth's surface. No, this is false. Air is a mixture of gases. Yes, this is true. Solar panels harness sun's energy to generate electricity. बिल्कुल सही बात है. Resources. तो रिसोर्सेज बच्चों 2 तरीके की होती हैं, एक होती है नेचुरल रिसोर्स और एक होती है मैन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ गया आपका एयर, वाटर, सॉइल, और वहीं मैन मेड की बात करें तो इसमें सीमेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप की हो जाएंगी बच्चों, एक इनएग्जॉस्टिबल और एक एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, और एग्जॉस्टिबल में आ जाएंगे आपके 2 टाइप आएंगे जिसमें एक आएगा रिन्यूएबल और एक आएगा नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में हमारे होता है विंड एनर्जी, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, और नॉन रिन्यूएबल में आएंगे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. Now we use various materials to fulfill our basic needs. Some of them are found in nature and some has been made by human effort. तो natural resources बच्चों हम इसको 2 कैटेगरी में differentiate करेंगे. One is inexhaustible resources and one will be exhaustible natural resource. Inexhaustible natural resources are one जो कि plenty में present है and they will never ever finish. जैसे कि एयर है, सनलाइट है, विंड की एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. प्रेजेंट्स इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड कैन बी कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड. वहीं अगर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में प्रेजेंट हैं लेकिन अगर हम उन्हें अच्छे से यूज नहीं करेंगे, लापरवाही से उन्हें यूज करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएंगे. जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इन्हें हमें बहुत ही जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और अगर ये एक बारी खत्म हो गए तो दोबारा बनने में इनको फिर से उतने ही साल लगेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द
Exhaustible resources. Fossil fuels. Now coal, petroleum, natural gas are called as fossil fuels. इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनाए जाते हैं, नेचर में ही बनते हैं, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग. Coal is a valuable natural resource that we get from the earth. It is a sedimentary rock. तो बेसिकली कोल क्या है बच्चों, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है. लॉन्ग अगो अर्थ वर कवर्ड विद फॉरेस्ट. तो यही माना जाता है कि अर्थ जो है बहुत टाइम पहले कवर्ड थी फॉरेस्ट से और स्वैम्प से. अब जैसे जैसे प्लांट्स डेड होते गए या कोई अर्थक्वेक आया तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये स्वैम्प में ही डग होते गए, उसके अंदर ही स्वैम्प के अंदर ही डिप होते गए. उसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर नए प्लांट्स की ग्रोथ हुई, वो भी उनकी भी डेथ हुई, वो भी ऊपर से इनके ऊपर गिर गए. तो एक प्रेशर डेवलप हुआ, टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, जिसकी वजह से जो ये प्लांट्स थे, एनिमल्स थे जो कि दब के मर गए थे, वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, जिसका नाम है कोल. सो कोल की बच्चों वैरायटी की बात करें तो कोल हमें 4 वैरायटी में मिलता है. सबसे पहले आता है पीट. सबसे इंफीरियर क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है पीट. सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है. कार्बन कंटेंट इज वेरी लो. कितना होता है, सिर्फ 20 से लेके 25% ही होता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. देन वी हैव लिग्नाइट. कंपेरेटिवली हार्ड होता है पीट से. कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, अराउंड 40 से 60% तक का, और इसमें मॉइस्चर भी कम होता है. फिर आता है बिटुमिनस. बिटुमिनस जो होता है बच्चों वो फ्री होता है फ्रॉम मॉइस्चर. उसमें मॉइस्चर नहीं होता, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होती. कार्बन कंटेंट भी इसमें 60 से लेके 80% तक का होता है, लेकिन ये पोल्यूशन कॉज करता है जब हम इसको बर्न करते हैं. सबसे हाई वेराइटी ऑफ कोल जो है वो है हमारा एंथ्रासाइट. ये सबसे हाई ग्रेड का कोल होता है, इसे हम बोलते हैं हार्ड कोर. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है इसमें 98% तक का, और ये बहुत देर तक जल भी सकता है. तो अगर हम बात करें कि कोल की फॉर्मेशन की, तो आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हो बच्चों कि बहुत सारी फॉरेस्ट थी अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो कवरिंग द अर्थ. फिर ये डेड हुआ, उनसे बन गया पीट. पीट का कंप्रेशन हुआ बिटवीन सेडिमेंट्री लेयर्स और इनसे बन गया लिग्नाइट. लिग्नाइट का फर्दर कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से बना बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस कोल, और इसका फाइनल कंप्रेशन की वजह से बन जाता है एंथ्रासाइट, विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. Have a look on Wikipedia. Earlier coal, wood and cow dung were used as fuel for cooking. Nowadays, less polluting natural gas and liquefied petroleum gas have gradually replaced these domestic fuels. नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस मेनली बच्चों क्या होती है, इट इज मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. अगर हम इसको कंप्लीटली बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो बच्चों, जब भी बर्न करेगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट करेगा. तो CH4 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. It is obtained from the remains of tiny plants and animals that lived in seas millions of years ago. मीथेन या नेचुरल गैस कह लो बच्चों, ये हमें ज़्यादातर स्वाम्पी एरियाज में ज़्यादा मिलती है, जहाँ स्वाम्स होते हैं, इसीलिए इसे मार्श गैस भी कहा जाता है. It is efficient and convenient fuel and can be easily transported through pipes in our homes and in factories. In India, such pipelines has been used in Vadodara and Delhi. It is stored under high pressure and compressed natural gas. तो इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं अंडर प्रेशर, तो तब इसको हम बोलते हैं compressed natural gas. It is used for power generation, और आजकल हम इसको अपने व्हीकल्स में भी यूज करते हैं. It was also a significant use in manufacturing of many chemicals. Natural gas is also used as a starting material for manufacturing of number of chemicals and fertilizers. India has vast resources of natural gas. In our country, natural gas have been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in Krishna Godavari Delta. Forests got buried under the soil, temperature rose, they sank deeper and deeper and got converted to coal by microbial action under anaerobic conditions. तो इससे हमें पता चला कोल कैसे बना बचा. अब आप सब जानते हो कि फॉरेस्ट जो थी, फॉरेस्ट कवर डीपर एंड डीपर सैंक होते गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ, टेम्परेचर हाई हो गया, जिसकी वजह से कोल का जो है वो डेवलपमेंट हुआ. Fossil fuels are being consumed at large scale every year.
throughout the world, but they take millions of years to be formed, so they cannot be replenished easily once consumed. Hence, they are considered as non-renewable resources. Fossil fuels may be divided into three categories, जैसे कि solid हो गए coal, liquid में आ गया petroleum और gas में आ गया हमारा natural gas. तो coal जो बच्चों word है has been derived from the term coal, that means mineral of fossilized कार्बन. तो कोल कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है और मेनली इसमें कार्बन ही प्रेजेंट होता है. अदर मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. सम अदर मिनरल्स प्रेजेंट इन पीपीएम आर mercury, arsenic, selenium. Coal is extracted from coal mines through mining. अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉसल फ्यूल है. इसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बच्चों वो बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स. आप घर में वैसलीन यूज करते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ पेट्रोलियम जेली, जो कि एक प्रोडक्ट है जिसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम. इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. अब ये कैसे बनता है? ये भी वैसे ही बनता है जैसे कोल बना है, बट यहाँ पे बरियल जो हुआ था एनिमल्स और प्लांट्स का, वो हुआ था डीप अंडर द सी. Petroleum cannot be used in its natural state. It is refined to obtain petrol, LPG, CNG, diesel. Bombay High on Mumbai coast and Digboi in Assam are some places where petroleum is extracted in India. Petrol obtained from petroleum is used to run vehicles. Petroleum is used in the industries that manufacture plastic, paints, fertilizers and cosmetics. Paraffin wax is also obtained from it. It is used in making candles and polish. Conservation of natural resource. बच्चों जैसे हमने बात करी कि जो fossil fuels हैं ये सब कैसे हैं? ये नॉन रिन्यूएबल हैं. ये एक बारी खत्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा से बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फिर से लग जाएंगे. तो हमारी जनरेशन की जनरेशन खत्म हो जाएंगी, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स दोबारा से नहीं बन पाएंगे. इसीलिए इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें बहुत ही जुडिशियसली इन्हें यूज करना चाहिए. Consumption of fuel is much more than the rate of production. If we keep on using the resources at present rate, we will have enough coal for coming 200 years, petroleum enough for 50 years and natural gas sufficient for 200 years only. This is alarming situation. We will have to take smart steps to conserve these resources. और हम ये कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं. Not to waste electricity. भाई कोल हमारा मैक्सिममली यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करें और इसको बहुत कंजर्व करें तो कोल का जो यूज है वो भी लिमिट आउट हो जाएगा. We can save domestic fuel like LPG by cooking food on low flame, covering our cooking vessels while cooking, soaking the pulses before cooking, using pressure cooker and cutting the vegetable in small pieces. आप अपने घर में CFL यूज कर सकते हैं, LED यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करती हैं. आप घर से कहीं पे भी जाना है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ना कि प्राइवेट व्हीकल का. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज करते हैं तो आप एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे. यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी एनकरेज्ड टू सेव पेट्रोल. अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन यूज कारपूल. Optional resource of energy like tidal or solar energy should be developed and encouraged. Now look at the wonder box, children. Govinder Singh Panwar has created a semiconductor that can store solar energy more efficiently than any other method we know today. The keywords and explanation of this chapter are atmosphere, thick layer of air that surrounds the earth. Blue planet, earth is called the blue planet. Rainwater harvesting, a method of direct collecting of rainwater from the rooftop of our houses. Mineral, basic building blocks of rocks. Inexhaustible resource, natural resource present in nature in unlimited amount. Exhaustible resource, natural resources present in nature in limited amount. Now see the mind map, children. Natural resources कैसी हो सकती हैं? Exhaustible और inexhaustible. Exhaustible के examples हैं minerals, forest, wildlife. और इसमें आते हैं हमारे fossil fuels जैसे कि coal. coal से बनता है coke, coal tar, coal gas, ammoniacal products. फिर आता है petroleum. petroleum से बनता है formation and
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं. देन इज नेचुरल गैस. इनएग्जॉस्टिबल में आते हैं एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल. तो हमें बहुत ही जुडिशियसली इन्हें यूज करना चाहिए. नाउ सी द रिव्यू जोन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. What percent of Earth's surface is covered with water? You all know it very well. It is 71%. Which gas is most abundant in Earth's atmosphere? It is again nitrogen. What is the main source of energy for life on Earth? The main source of energy is the sun. Which layer of atmosphere is closest to the Earth's surface? तो जो सबसे closest layer है वो है troposphere. What is rainwater harvesting primarily used for? It is used for storing water for daily use. Fill in the blank. Earth is called the blue planet because of its appearance from space. Only -% of water on Earth is fresh water, 1%. The gas essential for respiration and combustion is oxygen. Dash harvesting is a method of collecting rainwater from rooftop. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप यहां पे लिखेंगे. The main component of air is nitrogen gas. Dash is the sedimentary rock formed from dead plant matter. This is coal. So, sun is the primary source of energy for life on Earth. State whether the following statements are true or false. The Earth atmosphere has 5 layers. Yes, this is true. Solar panel harness water energy to generate electricity. This is false. Approximately 30% of Earth's surface is covered with water. Again, this is false. Groundwater is collected over impervious rocks called aquifers. True. Oxygen makes up the largest portion of the Earth's atmosphere. False. Petroleum is a renewable resource. No, it is non-renewable resource. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.